ख्वाजा आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत आप लोगों पर तनकीद कर रही है कि आर्मी चीफ से मिले, सियासी मामलात आर्मी चीफ के आगे उठाए, नैब का मामला उठाया गया। आर्मी चीफ ने आपको भी जवाब दिया कि इलेक्शन की रात आपने कॉल की थी धांधली के हवाले से और बाद में आप इलेक्शन भी जीत गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब ये मामला उठाने का। एक तो मैं आपको कथित तौर पे ये बात आपको बता दूं कि वहाँ पे नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर या नैब के मतलब कोई गुफ्तगू नहीं हुई, कथित तौर पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ये मैं आपको बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ। जिसने भी ये इतला आपको दी है या मीडिया को दी है, उन्होंने गलत बात की है। हमें ये एक रोज़ कबल जो है, जिस दिन ये मीटिंग थी उससे एक रोज़ कबल जो है वो टेलीफोन आया कि चीफ जो हैं वो आर्मी चीफ जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के मुतल्लिक़ कोई मीटिंग करना चाहते हैं और तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज जो प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में, बोथ सेनेट में और नेशनल असेंबली में, उनको बुलाया गया। हम वहाँ पे चले गए, बाकी सारी पार्टीज भी मौजूद थी, कोई पार्टी एब्सेंट नहीं थी। शहरी रहमान ने जो है वो उठाया मसला कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब हिंदुस्तान ने फ़िज़ाई हमला किया था, हमने उनका जहाज़ डाउन किया था, उस मीटिंग में भी जो है वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ नहीं लाए थे और आज भी वज़ीर आज़म साहब जो है ना इस मीटिंग में तशरीफ़ नहीं लाए। ये बड़ा अहम मामला है, कानूनी और आइनी मामला है। 5वां सूबा बनाया जा रहा है, तो इस मसले के ऊपर वज़ीर आज़म की प्रेजेंस जो है ज़रूरी थी। तो इससे जो है थोड़ा सा मीटिंग का रुख जो है उसका डिस्कशन का बदला और वो रुख इस तरफ चला गया कि आर्मी जो है वो उसको क्यों इंटरफेयर करना पड़ता है, फौज को क्यों इंटरफेयर करना पड़ता है। ये बेसिकली पॉलिटिशियंस जो है ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इस तरफ ये बहस चली गई और उससे वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी जो है वो एक किस्म की गवाही बन गई कि अगर वज़ीर आज़म यहाँ पे होते, वज़ीर आज़म ने चार्ज लिया होता हालात का, तो आर्मी चीफ को जो या फौज को ये मसला डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट्री लीडर्स को न बुलाना पड़ता, बल्कि ये पार्लियामेंट में ही कहीं किसी कमेटी रूम में ये मामला डिस्कस हो जाता। तो ये शहरी रहमान ने आपको बिल्कुल दुरुस्त बात बताया। तीसरा बात पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि नैब के मतलब वहाँ पे कोई बात नहीं हुई। तीसरी बात जो है, आर्मी चीफ साहब ने बहुत सी बातें की उन्होंने। मैं जो है डेकोरम मेंटेन करना चाहता हूँ। उस मीटिंग की जो अंदरूनी बातें हैं वो पब्लिक की जो है वो कंजम्पशन के लिए किसी पॉलिटिकल एंगल से मैं प्रेजेंट नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मेरा जिक्र हुआ है तो जब इलेक्शन में धांधली का वहाँ पे जिक्र हुआ, ये मौजू वहाँ पे ज़ेर बहस रहा, तो उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मुझे एड्रेस करके उन्होंने कहा कि आपने मुझे रात गए जो है, उन्होंने 8 बजे कहा, लेकिन मुझे याद पड़ता है ये 2-3 बजे आफ्टर मिडनाइट मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने एक्सप्लेन किया कि ये यहाँ पे जो कुछ हो रहा है कि हमारे पोलिंग स्टेशनों से हमारे लोग निकाल दिए गए हैं, रिजल्ट जो है सफ़ेद कागज़ों पे दिए जा रहे हैं, फॉर्म 45 पे नहीं दिए जा रहे और मैसिव किस्म की यहाँ पे रिगिंग हो रही है। ये मैंने उनको कहा। उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया, जो उन्होंने वहाँ पे भी कहा कि मैंने इनको कहा कि आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह डोंट वरी अबाउट इट, सब ठीक होगा। तो मैं सुबह जो है उस वक्त जो है अभी रिजल्ट कंक्लूड नहीं हुए थे, दूसरे दिन सुबह जाके मैंने इससे पहले 5 इलेक्शन शाहजेब लड़े हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक रिजल्ट कंक्लूड हो जाते हैं शाम को, यही 2-3 घंटे के बाद जो है पोलिंग के रिजल्ट कंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन दोपहर को जाके रिजल्ट जो है हमें मिला, जिसमें मैं कोई तकरीबन 1700 या 1800 वोट की लीड पे जीता। कुछ रिजल्ट्स ऐसे थे जो रोके गए हुए थे, वो सुबह 9 बजे अपलोड किए गए। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पोलिंग एजेंट्स की इंफॉर्मेशन है, जो मैं जो है किसी वक्त आपके सामने पेश भी कर सकता हूँ। तो इसका जिक्र उन्होंने ज़रूर किया और मैंने बिल्कुल कांटेक्ट किया, इसमें कोई शक शुबे की या मैं कोई इससे इनकारी नहीं हूँ। और मैंने इसलिए किया कि पोलिंग स्टेशनों के ऊपर फ़ौज तैनात थी उस वक्त। फ़ौज जो थी पोलिंग स्टेशनों की हिफाजत कर रही थी, वहाँ का जो डेकोरम था या वहाँ की जो सैंक्टिटी थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी फ़ौज उस वक्त। तो मेरा आर्मी चीफ से जो है वो राब्ता जो है वो था उस नाते से कि इंतज़ामात फ़ौज के पास हैं, तो ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है तो उसमें मेरे साथ ज्यादती हो रही है।
तो मैं उसका जो जवाब जो मैंने आपको बता दिया, जो आर्मी चीफ ने उस महफिल में भी कहा, और मुझे भी उन्होंने कहा डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, इतना मुझे उन्होंने कहा, और यही उन्होंने उस महफिल में भी बताया है। और मैं बिल्कुल इससे इनकारी नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैंने ठीक किया। मगर फौसर पर साथ में ये भी कहा आर्मी चीफ ने, क्योंकि आपने कहा कि कॉल मुझे इसलिए इलेक्शन कमीशन की जगह आपने आर्मी चीफ को इसलिए कॉल की क्योंकि फौज तैनात थी। आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि भाई हम नहीं चाहते मुदाखलत करना, आइंदा आप लोग कानून साजी करें और पुलिस भी मजबूत की जाए, और जहाँ पर सिक्योरिटी का मसला हो वहाँ पर फौज को बुलाएं, वो भी जब इंतजामिया का है। आइंदा फौज नहीं होगी इस तरीके से इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व। ये एग्जैक्टली जो आप वर्ड्स कह रहे हैं ये बात नहीं है, लेकिन जिस्ट जो है आर्मी चीफ के सारी गुफ्तगू की जिस्ट ये थी कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली वो पूरे 70-72 साल की, बल्कि 73 साल की वो उन्होंने मेंशन किया कि जितने भी फौज की मुदाखलत हुई है उसमें उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दिया कि वो इसलिए हुई है कि सिविलियन जो हैं उन्होंने ये स्पेस जो है वो फौज को प्रोवाइड की और एक दूसरे के खिलाफ जो है फौज से मदद मांगी। ये बात जो है उन्होंने की, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत से बैठा हुआ हूँ, और गिलगित बल्तिस्तान का जो मसला है वो एक बड़ा हसास मसला है। सीपैक का माउथ है गिलगित बल्तिस्तान, और वहाँ पे बैरूनी ताकतें इस वक्त बड़ी तंदेही से ऑपरेट कर रही हैं सीपैक की वजह से, तो हमें इस मसले को फौरी तौर पे हल करना चाहिए। और भी बहुत सी बातें उन्होंने की जो मैं हिचकिचा रहा हूँ कहने के लिए कि एक मीटिंग का डेकोरम जो है वो मजरू ना हो। मगर क्या शहबाज शरीफ मगर शहबाज शरीफ साहब ने शिकायतें की वजीर आजम की कि वजीर आजम तकरीरें ऐसी करते हैं, फिर उन्हें जवाब भी मिला कि तकरीरें तो आप भी क्या करते थे, सड़कों पर घसीटने की और ये सारी की सारी बातें आप क्या करते थे। ये शहबाज शरीफ साहब ने शिकायतें शुरू कर दी। तकरीरों के मुताल्लिक उन्होंने 2-3 बातें की। मुझे आपने कहा है तो मैं आई एम बीइंग ब्रदर, मुझे आप जो है वरगला के बातें निकलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सियासतदान जो है तकरीरें करते हैं, और देखें आपने कहा कि मैं घसीटूंगा, और वो बाद में आपके सामने आई। वजीर आजम की सारी तकरीरें जो है उनके सामने आ रही हैं, ये उन्होंने वजीर आजम का भी कहा, वजीर आजम की तकरीरें भी सामने आ रही हैं। फिर उन्होंने कुछ मुलाकातों का जिक्र किया कुछ लोगों के साथ। मैं प्लीज़ मुझे ज़्यादा तफसील पे मजबूर ना करिए, आपने शहबाज शरीफ का नाम लिया तो इसलिए मैंने जो है वो ज़रा बराबर करने के लिए उन्होंने कहा। वज़ीर आज़म का भी उन्होंने कहा कि उनकी तकरीरें सारी जो कुछ वो माजी में कहते रहे उनके आगे आ रही हैं, ये भी उन्होंने कहा वहाँ पर। ये आर्मी चीफ ने कहा कि जितनी तकरीरें वज़ीर आज़म माजी में करते थे उनके आगे आ रही हैं। जी एग्जैक्टली, ये अल्फाज हैं उनके, मैं उनके अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ। तो ये मैं फिर कहूँगा कि मैं उस मीटिंग का मुझे एहतराम है। वो एक मीटिंग जो है एक हसास मामले के लिए हुई थी, लेकिन यहाँ पे बात जो है उस सारी मीटिंग का मैं जिस्ट आपको बता देता हूँ जो मेरा नुक्ता नज़र है, और मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज जो है वहाँ पे लोगों ने इसको सपोर्ट किया, इस नुक्ता नज़र को। ये मैं कहता हूँ कि वहाँ पे इज्तिमाई नुक्ता नज़र था कि माजी में 70-72 सालों में जो एक्सेसेस कमिट हुई हैं फ्रॉम ऑल कंसर्न्ड, जितने भी पावर स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं उन्होंने एक्सेसेस कमिट किए हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, यानी फौज भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, अदालतें शामिल हैं, मीडिया शामिल है, ये सारे। और ये बेसिकली मैंने वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, जो मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं उनके दरमियान जो हैं, और ये जो है किसी एक छत के नीचे बैठ के सेटल होने चाहिए। और ये सेटल इस तरह होने चाहिए कि हमें अपने इंस्टीट्यूशनल और पर्सनल इंटरेस्ट को पसे पुश डालना होगा, और नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और जो आवाम की हाकमियत है उसके ऊपर बेस्ड जो है, जो हमारा आइन का हिस्सा है, हम एक कोई फ्यूचर के लिए आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कोई ऐसा विरसा छोड़ के जाएं कि पिछले 70-72 साल में सब ने मिलकर जो कुछ किया है, जितने लोग जो इशराफिया है, हुक्मरान इशराफिया जिसका हिस्सा मैं भी हूँ, वसीयत एक सियासी वर्कर के, जिसके हिस्सा जो है वो अयूब खान भी थे, जिसका हिस्सा जो है याया खान मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउल हक भी थे, जिसका हिस्सा जो है वो हमारी अदलिया के बाद बड़े अफसोसनाक किस्म के किरदार भी जो है वो हमारी अदलिया के उसमें आते हैं, मीडिया भी उसमें अपना हिस्सा पूरी तरह डाला हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है कि टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज हैं
वो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है डिटरमिन करना बहुत जरूरी है। ये मैंने वहां भी ये चीज जो है उस गैदरिंग के सामने रखी और बाय एंड लार्ज और लोगों ने भी यही बात की, मैं आर्मी चीफ ने भी यही बात की। तो जब सब लोगों में ये कंसेंसस है कि भाई टेरिटरी जो है वो हमने खुद दी, यानी सियासतदानों ने खुद खाली की, खुद इनवाइट किया फौज को कि वो आए। अगर इस नोट पर आप लोगों की मीटिंग हुई जिसमें कंसेंसस भी हुआ, आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से यही बातें की, आइंदा के हवाले से भी बातें की गई, तो उसके 3-4 दिन बाद नवाज शरीफ साहब ने इतनी अग्रेसिव तकरीर की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उस एपीसी के एलामिये में इतनी अग्रेसिव बातें हैं। धैर्य शहबाज शरीफ साहब ने, आप लोगों ने बताया तो होगा नवाज शरीफ साहब ने को कि ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में ये बातें हुई हैं। जब पहले ही कंसेंसस इन बातों पर हुआ था तो इतना फिर अग्रेसिव तकरीर, जारहाना तकरीर और एपीसी का जारहाना एलामिया? देखें, ये जो है इसमें सिर्फ एक मीटिंग में जो है ये बात जो है निपट नहीं सकती अपना शाहजेब। इसमें जो है आपको जो है एक कॉन्टिन्यूस डायलॉग जो है 2-3-4 महीने के लिए एक नेशनल लेवल के ऊपर डायलॉग इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं उस मीटिंग में तो ये टॉपिक या एजेंडा था ही नहीं, ये तो बरसरे क्या कहते हैं तस्करा ये मामला शुरू हुआ और ये डिस्कशन हुई और सबका कंसेंसस था। मैं फिर रिपीट करूंगा, तो मेरा अपना ख्याल है कि आज भी जो है एक डायलॉग जो है, एक फॉर्मल डायलॉग जो है, शुरू में इनफॉर्मल शुरू कर लें, बाद में उसको फॉर्मलाइज कर लें, इस मौजू पे होना चाहिए। हम इस वक्त ये एक्रिमनी, ये तलखी जो है नेशनल लेवल पे, इसको क्यों अपनी अगली नस्ल को देके जा रहे हैं? डायलॉग कैसे होगा? नवाज शरीफ साहब की स्पीच के बाद तो आप लोगों पर भारतीय एजेंडे पर, भारतीय एमा पर ये बातें करने के इल्जाम लग रही हैं, नवाज शरीफ पर लग रहे हैं। साथ ही वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने आज भी ट्वीट किया कि उन्होंने काबीना के आगे ये मामला रखा है कि ACCP से डेटा चुराया गया जफर एजाजी के बेटे के जरिए और ये भारत में मुंतकिल किया गया। तो आप लोगों पर गद्दारी और ये सारी की सारी बातें जो पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है गद्दारी के इल्जाम और ये सारे के सारे मामला वो लग रही हैं। डिबेट तो आगे नहीं बढ़ेगी, ये तो अब ये हो रहा है। शाहजेब, मेरे वालिद पे 1966 में गद्दारी का मुकदमा बना था 124A के तहत और वो 1.25 साल जेल में रहे। अब मेरे ऊपर आर्टिकल 6 का जो है वो कार्रवाई चल रही है और काबीना ने ये अप्रूव की। दिस इज perhaps the only example। शफकत महमूद साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ की कि मुझ पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो मैं एक आपके सामने गद्दार इब्ने गद्दार बैठा हुआ हूँ। तो ये तो हमारी तारीख है। फैसल वावडा साहब पहली दफा पार्लियामेंट में आए हैं, जरा अपनी देख लें कि कितनी दफा उन्होंने एमनेस्टी ली, लंदन में कितनी जायदादें हैं जो इस वक्त अदालतों में मामला चल रहे हैं वो देख लें, ECP के सामने जो मामला चल रहे हैं वो देख लें, टैक्स उन्होंने कितना पे किया है वो देख लें, डिग्री उनकी जो है न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से वो उन्होंने ECP को दी नहीं है, ड्यूल नेशनलिटी उनके पास है। देखें, इक्विटी जब आप क्लेम करते हैं, आप फेयर प्ले क्लेम करते हैं, तो कानून कहता है, जो मैक्सिमम है इक्विटी का, कि यू शुड हैव क्लीन हैंड्स। तो मैं माजरत के साथ कहूंगा कि फैसल वावडा साहब के हैंड्स क्लीन नहीं है। ये बातें वो क्लेम करे जिसके अपना दामन साथ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आज से 2000 साल कबल कहा था मेरी मैगडलिन के केस में कि इसको पत्थर वो मारे जिसका अपना दामन साफ है। तो मेरा ख्याल है कि ये वन शुड नॉट even mention his name or mention what he has said or what he has uttered in the cabinet। साहब, मगर मुझे फिर साथ में बताइएगा कि डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? आप तो कह रहे थे कि डिबेट आगे बढ़नी चाहिए और डिबेट होनी चाहिए। अब ऐसे मामले में तो आपने इदारों को नवाज शरीफ साहब ने तकरीर करके नाराज नहीं कर दिया। जो शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत चाहते थे वो वाला मामला भी पीछे रह गया। यहाँ तो जो वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि मैं वाहिद चॉइस, हमारे अलावा चॉइस क्या है। अब कल शेख रशीद साहब कह रहे थे कि अब तो नवाज शरीफ की तकरीर ने ठप्पा लगा दिया कि हाँ इमरान खान ही वाहिद चॉइस है। तो आप लोगों ने तो अपने आप को चॉइस भी जी। देखिए, ये ठप्पा लगाने वाली बात जो है, ये इमरान खान विल बी जज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस व्हिच इज माइनस परफॉर्मेंस, जो है ना, जीरो भी नहीं है, माइनस परफॉर्मेंस है। नवाज शरीफ जो है मेरी बातों से या किसी और की बातों से जज नहीं होगा, वो अपनी परफॉर्मेंस से जज होगा। और ऑलरेडी लोग उसको जज कर रहे हैं। 2-3 महीने में जो है उनको 2.5 साल आधी टर्म उनकी खत्म हो जाएगी। आप देख लें, सारी चीजें जो है वो माइनस में चली गई हैं। ग्राफ जो है वो जमीन के अंदर धंसते जा रहे हैं। मैं और आप नहीं, मैं इसको जज करेंगे, पाकिस्तान की आवाम जज करेगी। तो इसमें अगर हम कोई बात करते हैं या कोई और पार्टी बात करती है तो इट डजंट मैटर।
जो है हम तो बात कर रहे हैं बेसिकली कानून और आइन की बात कर रहे हैं, अवाम की हाकमियत की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन तो हमारे साथ अगर कोई किसी का कोई नाराजगी है तो उससे मुझे ये बताया जाए कि इमरान खान को किस तरह उसका फायदा पहुंचेगा। इसका मतलब है कि जो इक्वेशंस ऐसी मौजूद हैं हमारे पावर स्ट्रक्चर में, तो जो 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 इस किस्म की बातों को तकवीयत देती हैं वो इक्वेशन, जिस तरह शेख रशीद साहब का आपने नाम लिया है, तो मेरा ख्याल है कि ये गुफ्तगू जब खत्म होगी तो वहां से इब्तदा होगी कि आपने इस मुल्क में, इस वतन अजीज में आइन की और कानून की हुक्मरानी किस तरह कायम करनी है, और तमाम अदारे जो हैं वो आइन की पासदारी किस तरह करेंगे और अपनी अपनी हदूद और क़यूद में, अपनी अपनी टेरिटरीज में, अपनी अपनी स्पेस में रह के आइन के तहत किस तरह ऑपरेट करेंगे। और साहब मगर अब ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब एक अलग बयानी पे यकीन रखते हैं, अगर नवाज शरीफ ने मुल्क में आना नहीं है, शहबाज शरीफ साहब तो उनको एयरपोर्ट लेने भी नहीं पहुंच पाए थे, वो भी एक हिस्ट्री है पूरी। उसके बाद वो बयानी के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि इदारों के साथ, तो ये बात आप बयानी आगे बढ़ाएंगे कैसे? इनफैक्ट जो एक विंडो थी शहबाज शरीफ साहब की वो भी बंद नहीं हो गई है। देखिए, मैं विंडो कोई भी बंद नहीं होती। हमने 8 साल 9 साल स्ट्रगल की जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त, उस वक्त भी जो है शेख रशीद साहब फरमाया करते थे कि जी नहीं आएगा वापस नवाज शरीफ वापस। नवाज शरीफ अल्लाह के फजल से वापस आया। 8 साल उसने हुक्मरानी की, दो दफ़ा सूबे में और एक दफ़ा सेंटर में। हमारी 5 साल MLN की हुकूमत रही। तो मैं नहीं समझता कि ये सियासी तज्ज़िये जो है वो जो है किसी शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक किया अगर हो तो वो उसी तरह होता है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है जो कादिर मुतलक है, ये उसकी मर्जी से होता है। इंसान जो है जब उसके हाथ में ताकत होती है तो वो मुतलक इनान बन जाता है, वो अपने आप को हर चीज़ का मालिक समझता है। ये बात बार बार हिस्ट्री में जो है ये इस किस्म के सबक दिए गए हुए हैं, इस किस्म के लेसन मौजूद हैं, लेकिन हम लर्न नहीं करते। कोई भी लर्न नहीं करता, कोई भी तबका लर्न नहीं करता। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुलाकात की बातें भी उन्होंने बताई, इसके अलावा जो मामलात थे उस पर भी उन्होंने बात की।